गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कूल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GN ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 15 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। चैप्टर नंबर 2 से आई है, हिस्ट्री की बुक से आई है, फ्रॉम टेट टू टेरिटरी। डेट आपकी 16 नवंबर 2020। नेम ऑफ द स्टूडेंट और नेम ऑफ द क्लास टीचर आप फिल कर लेंगे। सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंपनी आर्मी, यानी कैसे कंपनी ने एक नया एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित किया और उनके आर्मी, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप आज के आपके वर्कशीट में थोड़ा मैंने चेंजेस करे हैं। एज अ आंसर में मैंने आपको एक न्यू ट्रिक के अकॉर्डिंग आंसर करें, तो आप मुझे पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से दिखेंगे वो आंसर्स। सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। वॉरेन हेस्टिंग, Governor General from 1773 to 1785, was one of the important figures who play a significant role in the expansion of company powerful. Stopped by his time, the company has acquired power not only in Bengal but also in Bombay, Mumbai, and the Madras, Chennai. British territory was broadly divided into administrative units called presidencies. There were three presidencies: Bengal, Madras, in Chennai, and Bombay, yani Mumbai. It was ruled by Governor Warren Hastings, the first Governor General. Introduced several administrative reforms, notably in the sphere of justice. तो इसमें बताया गया कि वॉरेन हेस्टिंग एक गवर्नर जनरल थे जो कि 1773 से 85 तक थे। ये एक इम्पॉर्टेंट इनका रोल था कंपनी के पावर को बढ़ाने में। इन्होंने बंगाल को भी, बम्बई को भी और मद्रास को भी अपने कंपनी के कब्जे में लिया है। और जो ब्रिटिश टेरिटरीज होती थी उनको छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव में बांटा गया, यूनिट्स में बांटा गया, जिन्हें हम प्रेसिडेंसी कहते हैं। वो प्रेसिडेंसी भी तीन टाइप्स की होती हैं, या तीन है, जैसे बंगाल, मद्रास और बॉम्बे है, जिन्हें हम मद्रास को चेन्नई और बॉम्बे को मुंबई कहते हैं। और सारी एक गवर्नर के द्वारा रूल कर जाती है। और फर्स्ट गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल गवर्नर थे। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बनाए और उन्होंने स्पेयर ऑफ जस्टिस यानी न्याय के क्षेत्र में भी बहुत कुछ करा। जैसे 1772 में उन्होंने एक नया सिस्टम फॉर्म बनाया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक कोर्ट होना चाहिए, एक क्रिमिनल कोर्ट यानी फौजदारी अदालत एंड अ सिविल कोर्ट यानी दीवानी अदालत। मौलवीज एंड हिंदू पंडित interpreted Indian law for the European district collector who presided over civil courts. The criminal court was still under Qazi and Mufti but under the supervision of collectors. To bring about uniformity, in 1775, 11 Pandits were asked to complete a digest of Hindu laws. N.B. Hall had translated this digest into English by 1778. A code of Muslim law was completed for the benefit of European churches. Under the resulting Act of 1773, a new Supreme Court was established, while a Court of Appeal, the Sadar Nizam Adalat, was also set up at Calcutta. यानी ऐसा बताया कि हमारे जो एक लॉ बने थे उनके जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग के अंडर, और उन्होंने एक निज़ामत अदालत भी बनवाई जो कलकत्ता में बनवाई थी। और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का रेगुलेटिंग एक्ट था उसे भी पूरा करवाया, उसका भी अपील कर दी। तो आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज कलेक्टर, एज द टाइटल सजेस्ट। His main job was to collect revenue and taxes, maintain law and order in the district with the help of judges, police officers, darogas. His office, the collectorate, became the new center of power and patronage the steadily replaced previous holder of authorities. यानी आपको नाम से पता चल जाता है ये एक इंडियन डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर होते हैं। उनका आपको नाम से पता चल जाता है कि इनकी मेनली जॉब होती है रेवेन्यू को कलेक्ट करना, टैक्सेस कलेक्ट करना और लॉ को मेंटेन करना हर डिस्ट्रिक्ट में, और हेल्प जजेस की मदद से, पुलिस ऑफिसर की मदद से, दरोगास की मदद से। और
हीज ऑफिस, उसके ऑफिस जो होते हैं वो कलेक्ट्रेट होते हैं, एक सेंटर होती है पावर उनकी, उनके पास एक पावर होती है अपनी। तो अब हम पढ़ते हैं द कंपनी आर्मी। तो हमने अभी क्या पढ़ा, सेटिंग अप ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम पढ़ेंगे द कंपनी आर्मी। ब्रिटिश यूज टू कॉल द आर्मी एज सिपॉय। ब्रिटिश अपनी आर्मी को सिपॉय कहते हैं, यानी सिपाही हिंदी में, और आर्मी इंग्लिश में। वेयर द मुगल आर्मी वॉज मेनली कंपोज ऑफ कैवलरी, घुड़सवार एंड इन्फेंट्री यानी पैदल। यानी जो ब्रिटिश आर्मी थी वो अपनी जो उसकी जो आर्मी थी उसे वो ज़्यादातर घुड़सवार में थी यानी कैवलरी, एंड इन्फेंट्री यानी पैदल यानी सोल्जर्स थे जो पैदल होते थे। वो वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी एंड द यूज ऑफ स्वॉर्ड। और उन्हें तलवारबाजी। व्हेन द ब्रिटिश आर्मी सोल्जर वर आर्म विद muskets having gun and matchlocks guns not intended by the match. The main difference between the both armies are as follow। यानी जो मुगल आर्मी थी उनके पास बहुत सारे तलवारबाजी के गुण थे आर्मीज़ के पास, पर जो ब्रिटिश आर्मी थी उन्हें बंदूक चलाना आता, बंदूक से वो हैवी गन्स चलाते थे जिससे वो किसी को एक झटके में मार सकते थे। तो ये हमें डिफरेंस दे रखा है आर्मी के बीच में, ये मुगल आर्मी, द कंपनी आर्मी। तो मेनली कैवलरी एंड इन्फेंट्री यानी आपको कैवलरी एंड यानी घुड़सवार और पैदल ज़्यादा थे इसमें, पर इसमें मोस्ट इन्फेंट्री यानी पैदल ज़्यादा थे, इसमें जो पैदल वाले लोग थे वो ज़्यादा थे। कैवलरी डोमिनेटिंग बट इन्फेंट्री नॉट लार्ज इन नंबर। यानी जो घुड़सवार थे वो ज़्यादा थे पर जो पैदल लोग थे वो कम थे। पर लेस नंबर ऑफ कैवलरी यानी घुड़सवार कम थे और इन्फेंट्री ज़्यादा थी। ट्रेन सोल्जर इन आर्चरी एंड यूज़ ऑफ स्वॉर्ड। यानी इसमें सोल्जर्स थे जो ट्रेन थे और तलवारबाजी का प्रयोग करते थे। सोल्जर्स वर ट्रेन एंड आर्म विद गन्स। और इसमें भी सोल्जर ट्रेन थे बट वो गन्स यानी बंदूक के द्वारा ट्रेन थे। नॉट लार्ज प्रोफेशनली ट्रेन इन्फेंट्री इट नीडेड रूरल आर्मी पेशेंट्स वर ऑल्सो बिकम सोल्जर्स। और इसमें बताया कि जो पैदल वाले इंसान थे उन्हें इतनी मतलब तैयारी नहीं थी, पर वो जो अगर उनमें कम पड़ जाते थे तो हम किसान वगैरह होते थे उन्हें भी सोल्जर बना लेते। पर इसमें जो थे वो यूरोपियन स्टाइल के थे और उन्हें ड्रिल था, डिसिप्लिन था, प्रोफेशनल थे वो, तो वो एक ट्रेन आर्मी थी, पर इसमें ट्रेन आर्मी नहीं थी। तो आगे बढ़ते हैं। Caste and community feeling was ignored in building a force of professional soldiers, but soldiers were also member of community one or other. How did the sepoy and spy reacted to the change in their lives and their identities in reflect in the revolt of 1857? Summary of the chapter: from day to territory, we can say that the East India Company was transformed from the trading company to a territorial colonial power. The arrival of new steam technology in the early 19th century also added this process, and now it takes only 3 weeks to travel to India by sea. This enabled more Britishers and their families to come to a far-off country like India. By 1857, the company came to exercise direct rule over about of the territory, and 78% of the population of the Indian subcontinent, combined with its indirect influence on the remaining territory population of the country, the East India Company had virtually whole of India under its control. तो हमें इस समरी बताती है इस चैप्टर की, ट्रेड टू टेरिटरी चैप्टर की, कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा ज़्यादातर शासन, इस कंपनी ने ज़्यादातर शासन हमारे इंडिया पे कर लिया था। द अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी, और जो उनका सारा नया टेक्नोलॉजी थी वो 19th सेंचुरी में आ चुका था और ये प्रोसेस चलती जा रही थी। उन्होंने 3 वीक में ही सी से ट्रैवल कर लिया इंडिया में, तो उन्होंने ऐसे ही टेक्नोलॉजी लाते गए और उन्होंने 63% इंडिया का टेरिटरी में और 78% पॉपुलेशन पे अपना हक जमा लिया था इनडायरेक्टली, combined with indirect influence on the remaining territory and population of the country। और ऐसी उन्होंने पूरी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने होल इंडिया यानी ज़्यादातर पूरे भाग इंडिया का, बहुत कम ही भाग जो नहीं हुआ था उन्होंने ज़्यादातर भाग इंडिया का कंट्रोल में ले लिया था। तो अब आपके आते हैं क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर करने से पहले आपने जो आपकी दूसरी वर्कशीट है आप उसे भी देख लीजिएगा, जो आपकी इंग्लिश की आई है। तो
वो भी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप जल्दी जाके देखिएगा उसे भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंसी, विच वर 3 प्रेसिडेंसीज। तो ये आपके जो कमेंट सेक्शन से दिख रहे हैं, ये आपके आंसर है। तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे आंसर होंगे, तो क्लिक करते हैं हम इन्हें, तो ये आपके आंसर है। ब्रिटिश टेरिटरी वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसी, यानी ब्रिटिश टेरिटरी उन्हें, जो मैंने आपको पहले बताया कि उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड करा था, उन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता है। 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास, मुंबई। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, हु वाज वॉरेन हेस्टिंग, व्हाट वाज हिज रोल इन एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर। वॉरेन हेस्टिंग कौन थे, उनका क्या रोल था कंपनी को एक्सपेंड करने का। तो देखते हैं इसका आंसर। तो वॉरेन हेस्टिंग एक जनरल गवर्नर रूलर थे, जो 1773 से 1785 तक रूलर थे। One was the important figure who played a significant role in expansion of company power. Full by his time, the company has full stop by acquired power not only in Bengal but also in Mumbai और बॉम्बई एंड मद्रास, चेन्नई। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, विच मेजर रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस बाय वॉरेन हेस्टिंग इन द स्पेयर ऑफ जस्टिस। तो कौन कौन से मेजर रिफॉर्म्स थे जो उन्होंने बनाए थे वॉरेन हेस्टिंग ने न्याय के क्षेत्र में। तो देखते हैं इसका आंसर। तो आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, वॉरेन हेस्टिंग द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस सर्वल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नोटेडली इन द स्पेयर ऑफ जस्टिस। From 1772, a new system of justice was established. Each district have to court, a criminal court, फौजदारी अदालत, तो ये अदालत आप ए कर लेंगे, एंड द सिविल कोर्ट, दीवानी अदालत। Under the Regulating Act of 1773, a new Supreme Court was established, while a Court of Appeal, the Sadar Nizamat Adalat, was also set up in Calcutta। तो जो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, आप उसे वर्कशीट में दोबारा सुनिएगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये आपका पूरा आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन देखते, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, व्हाट वाज द जॉब ऑफ कलेक्टर। अब कलेक्टर की जॉब क्या होती है, तो कलेक्टर का काम क्या होता है ये बता रहे हैं आपको। तो इसका आंसर देखते हैं। तो मेन जॉब ऑफ कलेक्टर वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू, उसका रेवेन्यू कलेक्ट करना और टैक्सेस को कलेक्ट करना, लॉ को मेंटेन करना अपनी डिस्ट्रिक्ट में जजेस की हेल्प से और पुलिस ऑफिसर की और दरोगा से। द मेन जॉब ऑफ कलेक्टर वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस एंड मेंटेन द लॉ ऑफ ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर एंड दरोगा। तो ये आपका आंसर था। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन द मुगल आर्मी एंड द कंपनी आर्मी। तो ये आपका आंसर वर्कशीट में भी है, तो पर मैं आपको अलग से भी करवा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं आपको पूरी टेबल बन रखी है, तो पर आपको 2 ही लिखने हैं इनमें से। तो मैं आपको इसका आंसर करवा देती हूँ। तो ये हमारा आंसर है। तो मुगल आर्मी मेनली कैवलरी एंड इन्फेंट्री, कैवलरी डोमिनेटिंग बट इन्फेंट्री नॉट लार्ज इन नंबर, तो मैंने आपको बताया। तो कंपनी आर्मी मोस्टली इन्फेंट्री, लेस नंबर ऑफ कैवलरी, यानी घुड़सवार कम और पैदल ज़्यादा। तो ये आपका था आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आपका, थिंक एंड राइट। तो ये आपको सोच के अपने आप से लिखना था, पर मैं आपका आंसर लिख दिया मैंने। थिंक एंड राइट, द पीपल इंडिया वर वर्किंग एज अ सपोर्ट बॉय फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इंडियन पीपल्स एज अ सपोर्ट बॉय क्यों काम करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, तो आपको सोच के लिखना है। तो आंसर करते हैं हम इसका, द इंडियन पब्लिक या पीपल, तो आप पीपल भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे पब्लिक की जगह पीपल भी लिख सकते हैं। द इंडियन पीपल वर्कड फॉर द कंपनी एज अ सपोर्ट बॉय बिकॉज द कंपनी हैड लिटिल इनकम, यानी जो पीपल लोग थे उनके पास बहुत कम पैसे आए थे। पीपल हैड लिटिल इनकम एट द टाइम एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर इंडिया, सो द इंडियन पब्लिक या पीपल वो वर्कड एज अ सपोर्ट बॉय बिकॉज दे हैड नो चॉइस। तो उन्होंने इसलिए सपोर्ट बॉय की तरह काम करा क्योंकि उनके पास चॉइस ही नहीं थी, क्योंकि उनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं था। तो ये आपका आंसर है। तो आप इसे पूरा कर लेंगे तो आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई। आपका आज का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कितने % पॉपुलेशन पूरे इंडिया में कंट्रोल कर ली थी। तो आपको बताना है
तो ये आपका इसी पैराग्राफ में आपको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने आपको वर्कशीट में भी समझाया, तो आप ज़रूर सेकंड वर्कशीट भी ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल पे जाके। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।